Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. कल के लेक्चर में थोड़ा सा वॉइस डाउन था टेक्निकल एरर की वजह से, तो जो लास्ट में कुछ कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि हाउ डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी शिफ्ट्स व्हेन अ पार्ट ऑफ इज रिमूव्ड। जब भी किसी बॉडी से उसका कोई पार्ट रिमूव कर दिया जाए तो उसका सेंटर ऑफ मास किस तरह शिफ्ट होता है, इस बात का एक न्यूमेरिकल और लेके मैं आपको समझाऊंगा। ओके, लाइक ओरिजिनली कोई बॉडी है आपके पास, ओके, उसका सेंटर ऑफ मास ये है जिसको मैंने ओ बोला। जो पोर्शन इससे हम रिमूव करने वाले उसका सेंटर क्या है, O1, और उसका मास कितना है, M1। जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मास कितना है, M2। उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, O2 पर। तो हम ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से कितना शिफ्ट हुए, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला एक बार अलग से लिख देना है कि मोमेंट ऑफ रिमूव्ड पोर्शन इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ पोर्शन रिमेनिंग। ओके, मतलब ये जो है कंसेप्ट, उससे आपको ये पता चलेगा कि M1 इंटू OO1, M2 इंटू OO2। OO1 हमारे पास होगा, M1 होगा, M2 होगा, OO2 निकल जाएगा। यानी कि हाउ डज द मास विल शिफ्ट, सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट, वो डिस्टेंस OO2 आपके पास आ जाएगी। ओके गाइस, इसका आप लोग नोट बना ले कहीं शॉर्ट में, जहाँ पे आप लोग फॉर्मूले लिखते हैं। अब इसका मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे पहले हमने 2 क्वेश्चन इस पे पहले सोल्व कर लिए हैं, अब एक नया क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो ध्यान देवे आप लोग कि इफ अ डिस्क ऑफ रेडियस r is cut from a bigger disk of radius 2r, okay, if a disk of radius r is cut from a bigger disk of radius 2r, ठीक है, of uniform thickness then the center of mass shifts by alpha r, कितना शिफ्ट हो जाता है, by alpha r, okay, into the bigger disk, then what is value of alpha, ठीक है। ओके गाइस, थोड़ा सा लमसम लैंग्वेज है क्वेश्चन की। ओके गाइस, इफ अ डिस्क ऑफ रेडियस r इज कट फ्रॉम अ बिगर डिस्क ऑफ रेडियस 2r रेडियस के किसी बिगर डिस्क के इसको काटा गया है, ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, देन सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स बाय अल्फा r, यानी कि सेंटर ऑफ मास जितना भी शिफ्ट हो जाए वो अल्फा r है, r की टर्म्स में है वो टर्म, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो ये हमको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे 1/4, 1/3, 1/2 और 1/6, 1/4, 1/2, 1/3 और 1/6, ऐसा जो भी है वो आप अभी सोल्व करके निकाल लेंगे। प्रोसेस को समझने के लिए मैंने ये लिया है, ये आपकी कोई डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है, 2r, रेडियस कितनी है, 2r, इसका मतलब ये टोटल अगर इसको देखा जाए तो ये कितना हो गया, 2r। ओके, अब जो सेकंड डिस्क निकाली हमने वो कितनी रेडियस की निकाली, r रेडियस की, तो हम इसको इससे निकालेंगे, ये रिमूव्ड पोर्शन हो गया जिसकी रेडियस कितनी है, r। ओके गाइस, तो ये जो है वो बचा हुआ पोर्शन हुआ आपका। ओके, इसका मास M1, इसका मास कितना है, M2, इसका सेंटर अगर
मैं लेता हूँ कि ये O है, तो इसका सेंटर यहाँ O1 और इसका सेंटर क्या होगा O2। समझ गए आप लोग? थोड़ा सा आप डायग्राम उधर जूम करके देख लेवे। अब मास ऑफ रिमूव्ड डिस्क इज M1 इज इक्वल टू, उसका जो एरिया होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लिखेंगे कि पाई आर स्क्वायर इंटू जो भी उसका एक डेंसिटी ले लेते हैं। इफ डेंसिटी इज सिग्मा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा हो जाएगा। ओके, नाउ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन जो है वो क्या रहेगा, इस M2। जो होल डिस्क है उसका एरिया में से इसका एरिया माइनस कर देते हैं, तो पाई 2r का होल स्क्वायर, ये पहले वाली डिस्क का एरिया माइनस रिमूव्ड पोर्शन का एरिया इंटू सिग्मा यानी उनकी डेंसिटी। तो ये आ गया आपका 3, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो 4, तो 3 पाई r स्क्वायर। ओके गाइस, ये इक्वेशन 2 हो गई। सिग्मा क्या है, इनकी डेंसिटी। अब अपना फॉर्मूला क्या है कि देखिए इससे इसकी डिस्टेंस कितनी, OO1 कितना हमारा, OO1 है r। ओके, हमें क्या चाहिए, OO2 चाहिए। ओके, तो मोमेंट ऑफ M1 ओके इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ M2। ओके गाइस, तो ये M1 इंटू OO1 इज इक्वल टू M2 इंटू OO2, ये हमको फाइंड करना है OO2। ओके गाइस, तो OO2 इज इक्वल टू M1 डिवाइड बाई M2 इंटू OO1। OO1 कितना है हमारा R, M1 कितना है हमारा ये, और M2 कितना है ये, यहाँ से मैंने सोल्व करके निकाला है। वैल्यू पुट कर दें, OO2 आ जाएगा। ओके, क्या आएगा देखिए, 3M1 पाई आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइड बाय 3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा मल्टीप्लाई बाय OO1 कितना है R। सो अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1/3R। तो आप देखें क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, अल्फ़ा R से शिफ्ट हो रहा है, तो कितना शिफ्ट हो रहा है 1/3 से। सो द आंसर ओवर हियर इज 1/3। ओके गाइस, तो आपको ये क्वेश्चन से केवल ये समझना है कि कैसे रिमूव्ड पोर्शन की वजह से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता है। ओके गाइस, सो अल्फ़ा का आंसर क्या हुआ 1/3। इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे। पिछले जो 2 क्वेश्चन थे वो NCERT से और उसी के सिमिलर क्वेश्चन थे, तो वैसे आप लोग समझे, ये भी कुछ उसी तरह का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको बताया गया कि ये एक बड़ी की नोट भी है कि जब भी कभी किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा, वो जिस तरफ मूव होगा वो हमेशा हैवी बॉडी की तरफ रहेगा। किस तरफ रहेगा, हैवी बॉडी की तरफ। ऐसे कई क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको बिना सोल्व किए भी आप आंसर लिख सकते हैं। ओके, जिसका मास ज़्यादा होगा, सेंटर ऑफ मास उस तरफ ज़्यादा रहेगा। ओके, चांसेस ये रहेंगे। ओके, तो हमारे पास ऐसा ही इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन है कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्क्वायर प्लेट एंड सर्कुलर प्लेट इज सेम, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपोजिट सिस्टम विल बी। क्वेश्चन ये है, इफ डेंसिटी ऑफ स्क्वायर प्लेट एंड सर्कुलर प्लेट इज सेम, then center of mass for the composite system will क्या होगा, डायग्राम भी दे रखा है इसमें, will be ऑप्शन ए inside the circular plate, okay, second inside the square plate, okay, C
at the point of contact or last outside the system. अब ये थियोरिटिकल क्वेश्चन है और इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व किया हुआ है, कभी देखेंगे किसी बुक में तो वैसे मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूँ। डायग्राम क्या दिया है इसमें कि जैसे ये आपका क्या है, सर्कुलर प्लेट है और ये आपका जैसा भी क्वेश्चन में हो वैसे आप देख लेंगे कि जैसे सपोज दैट ये स्क्वायर प्लेट है और ये आपका क्या है, सर्कुलर प्लेट है। इसकी जो लेंथ है वो डी है स्क्वायर प्लेट की और इसका जो डायमीटर है वो भी कितना है, डी है। ओके गाइस, इस तरह का क्वेश्चन है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, XY प्लेन में बिल्डअप कर लेता हूँ मेरे हिसाब से। यस, तो जैसा कि आपको बताया गया कि जो सेंटर ऑफ मास रहता है वो हेवी बॉडी की तरफ रहता है, तो या इक्वल है वो क्या है इनका, इसकी साइड और इसका डायमीटर। तो जो अगर इनकी डेंसिटी सेम हुई तो मास किसका ज़्यादा होगा, जिसका एरिया ज़्यादा है। ओके, तो आप देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट क्या होगा, डी स्क्वायर। ओके, और एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट वो क्या रहेगा, पाई, और इसकी रेडियस कितनी है, d/2। ओके गाइस, तो पाई d/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया पाई d स्क्वायर बाय 4। ओके, तो आप देख के बता सकते हैं इसको कि हमारे पास π/4 जो होता है, सिंस π/4 की वैल्यू अगर देखें तो 1 से क्या रहती है, कम रहती है। ओके, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 1/7। तो सो देयरफॉर मास ऑफ स्क्वायर प्लेट जो है, स्क्वायर प्लेट वो ज़्यादा हो गया मास ऑफ सर्कुलर प्लेट से। ठीक है, वापस से देख ले आप लोग, किसका एरिया ज़्यादा है इन दोनों में से, स्क्वायर प्लेट का ज़्यादा है और सर्कुलर प्लेट का कम है। तो क्योंकि जिस बॉडी का मास, अगर इनकी डेंसिटी सेम है तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा है सेंटर ऑफ मास उसी तरफ रहेगा, तो हमारे लिए जो भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी वो इस स्क्वायर प्लेट के अंदर रहेगी। ओके गाइस, तो इनसाइड द सर्कुलर प्लेट, इनसाइड द स्क्वायर प्लेट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ज़्यादातर बच्चों को लगेगा यहाँ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो इनसाइड द स्क्वायर प्लेट रहेगा। ओके, चाहे आप इनकी पोजीशन इधर उधर भी कर देंगे तब भी ऑप्शन यही रहेगा। ओके गाइस, समझ गए आप लोग, जो बॉडी हैवियर रहेगी सेंटर ऑफ मास उस तरफ रहेगा। ओके, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेवे। मैथमेटिकली भी इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप चाहे तो किसी बुक में जो आपको क्वेश्चन दिखे तो वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए। अब हम कुछ वेरिएबल कंटिन्यूअस मास सिस्टम रहता है, उसके लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, यानी कि मास जब वेरी करे उसके लिए सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाएगा। सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ऐसा कोई सिस्टम जिसमें मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे लेंथ के अलोंग, ओके, या किसी एरिया पर, किसी वॉल्यूम पर, तो ऐसे सिस्टम के लिए जो सेंटर ऑफ मास निकलेगा वो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन से निकालेंगे। हमें कोई पर्टिकुलर अगर वैल्यूज़ दे रखी, जो आपको फिगर बनाए गए जैसे रोड, स्क्वायर, सर्कल, डिस्क, हेमिस्फीयर, इन सब का आपको लर्न है, लेकिन वो आए कहाँ से, वो इसके लिए इसको अपन ने कंसिडर किया है। आपको अगर आपको RCM निकालना है, ओके, तो उसके लिए सीधा जो फॉर्मूला है वो आपने क्या लिखा है कि RCM इज इक्वल्स टू M1R1 प्लस M2R2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ओके, तो इसके लिए
हमारा जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा कि कंटिन्यूस मास अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऐसे कोई जहाँ पे मास लेंथ के अलोंग, एरिया के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम डिवाइड बाय 1/m, जहाँ पर m क्या है, टोटल मास है, और इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम यानी कि r के अलोंग मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो अगर इसी का आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए, x कोऑर्डिनेट के लिए अगर सेम प्रोसेस कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, x सिमिलरली आप कह सकते हैं कि एक्स सी एम इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x डी एम, वाई सी एम इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ y डी एम, जेड सी एम इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन z डी एम। डी एम क्या है, किसी भी स्मॉल एलिमेंट का मास, ओके, और x एक्सिस के अलोंग लेंगे तो एक्स सी एम आ जाएगा, वाई एक्सिस का तो वाई सी एम, और z के रेस्पेक्ट में लेंगे तो जेड सी एम आ जाएगा। ये अलग अलग कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वो जनरल फॉर्म में है। ओके गाइस, अब इस तरह का एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको केवल ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना है कि जब भी कोई मास कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाएगा। ओके, m क्या है यहाँ पर, कैपिटल M टोटल मास, ओके, और स्मॉल m क्या है, dm मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। ओके, तो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, एक थ्योरेटिकल है, प्रूव दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड ऑफ यूनिफॉर्म thickness is at its middle point। ये आपको क्वेश्चन दिया, आपको ये मैंने ब्रीफ कर दिया था इसको कि किसी भी रोड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ होता है, उसके मिड में होता है, लेकिन इसको प्रूव किया इस कंसेप्ट से। ओके, ध्यान देंगे आप लोग कि सपोज दैट मेरे पास ये एक रोड है, उसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है। ओके, तो हमें ये बताना है कि इसका मिड पॉइंट, यानी कि अगर इसकी लेंथ क्या है टोटल L, इसका मास कितना है M, कैपिटल M मास है। ओके, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके बीचों बीच यानी L/2 पर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे इसको मैं x एक्सिस के अलोंग लूँ तो यहाँ पे उसका 0 और यहाँ क्या है, लेंथ उसकी L है। ओके, अब इफ मास ऑफ रोड इज कैपिटल M, मतलब टोटल मास कितना हो गया कैपिटल M, एंड लेंथ इज L, लेंथ क्या है इसकी L है, देन मास किसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहले हम देखेंगे मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अलोंग है, तो देन मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग लेंथ, किसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ के। तो हम ये कह सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ वो क्या हो गया, इज इक्वल्स टू m/l, क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, m/l। तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, अगर इसकी लेंथ का कोई स्मॉल पार्ट हुआ dx विल बी dm, स्मॉल मास का फॉर्मूला जो रहेगा वो dx उसकी क्या लेंथ है। सपोज दैट यहाँ कोई एक इसका पोर्शन है जिसकी लेंथ कितनी है, dx है, उसका मास कितना है, dm, कितना मास है उसका, dm। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि dm क्या होगा, लेंथ उसकी कितनी है dx, तो m/l इंटू dx। समझ गए, वापस से इसको ध्यान देवे, पर यूनिट लेंथ पर मास कितना है, m/l। अगर किसी एलिमेंट की लेंथ कितनी है dx, तो उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट मास को, तो उससे उसका मास आ जाएगा। नाउ हम जानते हैं, वी नो दैट, अगर ये बात x एक्सिस के लिए है तो एक्स सी एम इज इक्वल टू क्या होता है, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x dm। ओके, समझ गए आप लोग। तो ये x डिस्टेंस पर अगर कोई स्मॉल एलिमेंट है तो उसके लिए बात की गई है। ओके, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, x डिस्टेंस है,
तो अब अपन ने इसको इंटीग्रेट करना है, dm की वैल्यू यहाँ डाल देना है। देखिए x और dm जब तक दोनों डिफरेंट वेरिएबल है तो उनको इंटीग्रेट आप नहीं कर सकते, इसलिए ये वाली वैल्यू यहाँ डालना ज़रूरी है। ओके, तो ये जो एलिमेंट है वो यहाँ से अगर कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर, हम x की ही वैल्यू निकालेंगे। नाउ विच इम्प्लाइज xcm इज इक्वल्स टू 1/m। ओके, इंटीग्रेशन x dm की वैल्यू क्या है, m/l और dx। m और l ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 1/m इंटू m/l इंटीग्रेशन x dx। ये कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है x की वैल्यू, ये जो dx है यानी x चेंज हो रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक, अगर पास में आए तो इसे x की वैल्यू क्या हो गई 0, और सबसे दूर गए तो x की वैल्यू क्या हो गई l। तो हम इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से l तक, तब हमका क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास ऑन x एक्सिस। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया, 0 से l तक। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना, 0 से l तक। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना, 0 से l तक। समझ में आई बात। तो वो जो लेंथ है वो वेरी कहाँ से कहाँ तक हो रही है, 0 से l लेंथ तक। अब आप देखें m से m कैंसिल, ये आ गया 1/l। x की पावर 1 है, उसका इंटीग्रेशन एक पावर इंक्रीज हो जाती है x²/2। एक बार रखना l और एक बार रखना 0। एक बार क्या रखना l और एक बार क्या रखना 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए 1/l, ओके, l²/2 माइनस 0। ओके गाइस, इस पूरे को अगर आप सोल्व करेंगे, ज़्यादा कोई टफ नहीं है ये। xcm इज इक्वल्स टू 1/l मल्टीप्लाई बाई l²/2 कैंसल, क्या आ गया l/2, क्या आ गया। तो आप ये कह सकते हैं, ये डेरिवेशन हुआ है, बोर्ड में इंपॉर्टेंट रहता है, समझने के लिए आपको बताया गया कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कितनी डिस्टेंस पर होगा, l/2 डिस्टेंस पर रहेगा। समझ गए आप लोग। एक बार फिर से सिस्टम को समझने की कोशिश करें। हमें सबसे पहले ये देखना है कि मास कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ पर है, एरिया पर है या वॉल्यूम पर है। ओके, तो हम सबसे पहले वो निकालेंगे। जैसे यहाँ एरिया पे होगा तो मास पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम पे होगा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न आ गया। फिर हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे। अगर यहाँ स्मॉल एलिमेंट लेंथ है तो लेंथ dx लेंगे, अगर एरिया है तो एरिया dA लेंगे। ओके, और फिर वो एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर इसमें डालेंगे तो जो ये x होगा वो dm, और दोनों सेम वेरिएबल में आ जाएंगे dm की वैल्यू पुट करने पे, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा। सेकंड, जो dx की लिमिट है यहाँ लेंथ के लिए है तो अपन लेंथ के लिए लेंगे और फिर उसको निकाल पाएंगे। एक ऐसा सेम टू सेम एरिया के लिए मैं ले रहा हूँ ताकि आपको पूरी प्रोसेस समझ में आए। कोई कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार कम्पिटिटिव एग्जाम में इसका फाइनल रिजल्ट पर क्वेश्चन हो जाता है, तो हमको प्रोसेस ध्यान होनी चाहिए। ओके, या कोई मैनुअली ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है जिसमें इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि यहाँ मास लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड था तो हमने मास पर यूनिट लेंथ लिखा है। अब मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो एरिया के लिए ले रहा हूँ। किसके लिए ले रहा हूँ, एरिया के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हेमिस्फेयर पर ले रहा हूँ, तो एरिया की जगह उसमें वॉल्यूम को इंक्लूड करेंगे क्योंकि हेमिस्फेयर 3D में रहता है। तो ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर अ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ऑब्टेन करनी, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। इसका मतलब डेंसिटी सेम है तो वो सॉलिड हेमिस्फेयर है। ध्यान से देखेंगे, देखिए ये दोनों टॉपिक्स जो मैंने डिराइव किए उसको आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सोल्व करना पड़ेगा हर बार, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन इस प्रोसेस को आपके लिए समझना जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे हम डिराइव करते हैं। लाइक जैसे आपको ये सभी के रिजल्ट मैंने फाइनली सबसे पहले सेकंड लेक्चर में लिखवा दिए हैं। ये आपका
जैसे एक्स वाई और जेड एक्सिस जो भी होगा, तो इसमें क्या है, एक हेमिस्फीयर जैसे ये रखा हुआ है। ओके, ये इसका बेस है, ये इसकी क्या है, रेडियस आर है। थोड़ा सा जूम कर लेंगे आप लोग डायग्राम के लिए। तो कभी भी कोई हेमिस्फीयर अगर सॉलिड है तो आप उसको कैसे बनाया, आपने उसको कैसे फ्रेम किया कि सबसे नीचे नीचे सर्कल कैसा रहता है, बड़ा। ओके, फिर उसके ऊपर वाला सर्कल कैसा रहता है, उससे छोटा, फिर उसका सर्कल कैसा रहता है, उससे छोटा, और धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाते जाते सबसे छोटा सर्कल होगा तो वो हेमिस्फीयर बन जाएगा। समझ रहे आप लोग? सर्कुलर प्लेट्स, सबसे छोटी बड़ी सर्कुलर प्लेट नीचे, फिर उससे ऊपर 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 ऐसे रखेंगे तो ये हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो ये हेमिस्फीयर कुछ थिकनेस वाली रिंग्स से बना हुआ है। ओके, तो मैं सपोज दैट ऐसा कहता हूँ कि यहाँ पर ये एक रिंग है जो dx थिकनेस की है और x डिस्टेंस पे है। ये x एक्सिस है हमारी। ओके, तो सपोज दैट ये हमारी क्या है, एक रिंग है जो dx थिकनेस की है। ओके, और इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है वो तो कितना है r, लेकिन यहाँ से यह डिस्टेंस कितना है इसका x। समझ गए आप लोग? अब क्योंकि इसकी कोई थिकनेस भी है, इसका एरिया भी है, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय इट्स थिकनेस वो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब एरिया मल्टीप्लाई बाय इट्स थिकनेस इनटू डेंसिटी करेंगे तो इसका टोटल मास आ जाएगा। अपने को क्या है, सबसे पहले बताना है कि मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सिंस मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी, रो इज इक्वल्स टू मास, तो इसका टोटल m ले लेते हैं, और डेंसिटी एंड वॉल्यूम इसका क्या लेते हैं, स्पेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके गाइस, तो यहाँ से हमारे पास जो m की वैल्यू है वो क्या आ जाती है, 2/3 पाई आर क्यूब और रो। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। ध्यान से देखेंगे इसको। मैंने क्या कहा, मास कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, रो इज इक्वल्स टू m/2/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ क्या है, हेमिस्फीयर है, और m उसका टोटल मास है, तो ऐसा हुआ। ठीक है, अब आप ऐसे देखें, ये एक सर्कुलर प्लेट है जो थिकनेस की थी, उसके ऊपर मैंने दूसरी सर्कुलर प्लेट रखी, फिर उसके ऊपर दूसरी सर्कुलर प्लेट, फिर ऐसे धीरे धीरे प्लेट्स छोटी हुई, तो इनको मिला के मेरा क्या बन गया, एक हेमिस्फीयर बन गया। समझ गए आप लोग? ये सभी कैसे हैं, सॉलिड से। ओके, तो अब यहाँ पर हम पर यूनिट वॉल्यूम पर हमें क्या मिल गया, मास कितना है, रो। हम रो यूज़ करेंगे केवल। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ a disk at x distance from origin से x डिस्टेंस पे having thickness dx, उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो देखिए, यहाँ से जो अंदर वाला पोर्शन है उसकी डिस्टेंस कितनी है, r, और ये जो बाहर वाला पोर्शन है उसकी डिस्टेंस कितनी है, x। समझ रहे आप लोग? अब इसका मैं डायरेक्ट जो वॉल्यूम लिख रहा हूँ, तो वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका एरिया होता है, रिंग का। किसका होता है, एरिया ऑफ रिंग मल्टीप्लाई बाय इट्स थिकनेस। एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, उससे क्या आ जाता है, उसका वॉल्यूम। तो मास ऑफ द एलिमेंट, जो भी ये एलिमेंट है dx थिकनेस का, उसका मास कितना होगा, dm इज इक्वल्स टू वॉल्यूम जो है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, डेंसिटी से, तो हमारा मास आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx इंटू रो, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया, dm। समझ गए आप लोग? अब हमें ये जो सेंटर ऑफ मास चाहिए वो किस एक्सिस पे चाहिए, एक्स एक्सिस पे। तो सिंस एक्स सी एम इज इक्वल्स टू 1/M इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम। ओके, और इस x की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, 0 से लेकर के, ये ओरिजिन है, 0 से लेकर के कहाँ तक जा रही है, r तक। ओके, तो 0 से कहाँ तक, r तक। ओके गाइस, dm की वैल्यू इसमें डाल देंगे
और सोल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा आपको XCM इज इक्वल्स टू 1/m। ओके, और x है अपनी जगह, इंटीग्रेशन 0 से r तक, पाई r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, और क्या है रो। ओके गाइस, अब आप इस पूरे रो को कर ले बाहर। ओके, और पूरी जो वैल्यू है आपके पास उसको सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके गाइस, तो हमें क्या करना है, अब इंटीग्रेशन करना है और उसमें लिमिट क्या पुट करनी है, 0 से r तक पुट करनी लिमिट। सिंपल सा प्रोसेस है कि हमको जो कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं, या कांस्टेंट है उसको कहाँ ले लेते हैं, बाहर। तो देखिए XCM इज इक्वल्स टू, रो कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, रो पाई और बाई m। ओके, अब आप जो है वो किस चीज़ का इंटीग्रेशन करें, 0 से r तक, और x को अंदर भेज देंगे इसके साथ। तो r स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब और dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। इंटीग्रेशन के लिए बच्चों को बता रखा सब आपको कि पावर जो है वो 1 इंक्रीज हो जाती है, पावर है वो 1 इंक्रीज हो जाती है। तो डिवाइड में जो न्यू पावर है उसी की वैल्यू लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास रो पाई बाय m। r स्क्वायर को कोई चेंज नहीं करना क्योंकि वो कांस्टेंट है, x की पावर 2/2 और x की पावर 3/4, एक बार रखनी अपर लिमिट r, दूसरी बार रखनी लोअर लिमिट 0। तो 0 रखने के बाद तो सब 0 ही होना है, r रख देवे आप इसमें और आपको आंसर मिल जाएगा XCM का। ओके, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन तो है, मैथमेटिकल इन्वॉल्वमेंट इसमें है। तो यह आया हमारे पास रो पाई बाय m, r रखा इसमें r स्क्वायर और r स्क्वायर, r की पावर 4/2 माइनस r की पावर 3 है ना, तो यहाँ सॉरी 4 होगा, 3 है तो पावर कितना होगा 4 डिवाइड बाय 4, तो r की पावर 4/4। इसको सोल्व करेंगे ना आप तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4। ओके, 2r स्क्वायर माइनस 2r की पावर 4 माइनस r की पावर 4, तो इससे हमारे पास आएगा r की पावर 4/4। तो यहाँ से r की पावर 4 आंसर आएगा, क्या आएगा, r की पावर 4/4 आंसर आएगा। ओके गाइस, एलसीएम लेके आप लोग सोल्व कर दें। इस पोर्शन को मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो ये XCM इज इक्वल्स टू रो पाई बाय m, अंदर की तरफ हमारा 2r की पावर 4, r की पावर 4 डिवाइड बाय 4, यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा रो पाई बाय m, ओके, इंटू r की पावर 4/4। ओके गाइस, अब आप जो लास्ट आंसर आपको मिलना है, क्योंकि आपने इसका शॉर्टकट तो पहले ही लिख रखा है कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर 3r/8 ऐसा करके कुछ आंसर था आपका, तो वो आंसर आपको मिलेगा तो आप वेरीफाई हो जाएंगे अपने आप में। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, m की या तो वैल्यू पुट करें या रो की वैल्यू पुट करें, किसी भी एक की, या तो रो की वैल्यू पुट करें या m की वैल्यू पुट करें। तो मैं m की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये m की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका फाइनल रो पाई बाय 2/3 पाई r क्यूब रो, ओके, इंटू r की पावर 4 डिवाइड बाय 4। सब कुछ सोल्व करें, इसको जूम करें, कॉपी में लिखें और कट ऑन करें इसको। देखो रो से रो कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, रो से रो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r क्यूब से एक r बचा यहाँ, ओके, और ये 4 2 सा कितना रहा 8 और 3 का चला जाएगा ऊपर। फाइनली जो आपको आंसर मिला वो मिला आपको ऊपर की तरफ क्या गया 3 और r है 3r/8, क्या आया 3r/8। समझ गए आप लोग? यानी कि इसको आप x एक्सिस के अलोंग ही सिमेट्रिकली डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि x एक्सिस पर अगर आप इसको देखते हैं तो ये मतलब x एक्सिस पर ऐसे आप लाइन खींचते हैं ना ऐसे, तो आधा आधा इसको आप डिवाइड नहीं कर सक रहे हैं, इसलिए x एक्सिस पर आपको एक सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मिला, वो कितना मिला 3r/8, याद रह जाएगा सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए। और इसके जो ओवरऑल कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट तो कितना 3, हमको ये जो वैल्यू मिल रही है ना वो 3r/8 मिली, ओके। अब बाकी y एक्सिस पर भी सिमेट्री के ये देखिए y एक्सिस पर भी आधा इधर है आधा इधर है, ओके, और
अगर z एक्सिस तीसरी एक्सिस होगी तो उस पर भी आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो 3r/8, 0,0 ये क्या है आपका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। ओके गाइस, आई होप ये वैसे समझ में टिपिकल रहेगा आपको, क्योंकि आपने डेरिवेशंस पर ज़्यादा कभी फोकस नहीं किया, लेकिन जो रिजल्ट्स हमने कंक्लूड किए थे उनमें से 2 को मैंने एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही सभी आए हैं, सबको पढ़ना जरूरी आपके लिए नहीं है। ओके, एक तो रोड का मैंने समझा दिया कि रोड का सेंटर ऑफ मास मिडिल पॉइंट पे कैसे आया, और एक हेमिस्फेयर का 3r/8 कैसे है, हेमिस्फेयर वो भी सॉलिड। ओके, तो हमें सबसे पहले जो प्रोसेस एक बार मैं समराइज कर रहा हूँ कि सबसे पहले ये देखना है कि आपका मास किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पर है। जैसे प्लेन लेमिना जो भी थे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इनके लिए आप एरिया वाला कंसेप्ट लगाएंगे। ओके, और जो 3D बॉडीज़ है जिनमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जैसा कंसेप्ट है, जैसे स्पेयर है तो 3D में रहता है। ओके, तो उनके लिए हम मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे। फिर उससे हम एक जो रो ले लिया, यहाँ पर एक सिंबल ले लिया, लास्ट में उसको पुट करेंगे। अब इसको जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिया, हम जानते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई एक चीज़ वेरी कर रही है। जैसे ऐसी जो डिस्क है ये, वो डिस्क प्लस रिंग की तरह काम कर रहा है। ओके, तो इसका यहाँ पर जाते ही सब वैल्यू अप्रोक्स नेग्लिजिबल हो गई। जैसे जैसे इधर आ रहे हैं तो इसकी रिंग की साइज बढ़ती जा रही है। तो अगर इसकी थिकनेस कितनी है, dx। ओके, इसका इंटरनल साइड कितना, एक्सटर्नल साइड कितना है, r, और इंटरनल साइड कितना है, x डिस्टेंस पर, और r बाहर का एज है। तो इसका जो πr², एक सर्कल क्या है बाहर का और एक सर्कल क्या है अंदर का, उन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ रिंग मल्टीप्लाई बाय उसकी थिकनेस। एरिया को जब किसी एक साइड से मल्टीप्लाई करते क्या आता है, उसका वॉल्यूम आता है। अब वॉल्यूम को जब अपन ने रो से मल्टीप्लाई किया तो स्मॉल एलिमेंट का मास आ गया। फिर यहाँ से अपन जो फॉर्मूला अभी आपको आज बताया कि xcm 1/m, x dm, y हो तो y dm, z हो तो z dm, इंटीग्रेट करना जहाँ से जहाँ तक आपका ये x वेरी कर रहा है। ओके, तो अब इसको मैंने सोल्व किया है, इंटीग्रेशन के बाद आपको आंसर मिल गया। आई होप आप इसको समझ पाएंगे, प्रैक्टिस करें। नहीं समझ में आ रहा है तो रिजल्ट्स तो हमने डायरेक्ट वैसे ही लर्न आपको करवा दिए हैं। ओके, कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इसको इंपॉर्टेंट नहीं माने, लेकिन रिजल्ट्स इसके इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।